हेलो दोस्तों, आज का सेशन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। आज हम रटने वाले तो एकदम नहीं है, बल्कि ट्रिक और 3D विजुअल से समझेंगे। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम भारतीय कृषि के इसी तरह के तमाम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ऋतुएं हैं और क्रांतियां हैं, उनको हम पॉइंट टू पॉइंट डिकोड करेंगे। क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है ना जहां डेटा बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसीलिए मेमोरी ट्रिक का एग्जाम के लिए कितना बेनिफिट है, ये हम आज देखेंगे। बीच बीच में हम PYQ मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और लास्ट में एक रैपिड फायर रिवीजन भी करेंगे। सही बात है। तो फिर शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हाँ, बिल्कुल पढ़ते हैं। लेकिन आज जो डेटा है ना, वो कुछ और ही कहानी कह रहा है। अच्छा, कैसी कहानी? डेटा सच में चौंकाने वाला है। आज भी देश की लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। 55%, ठीक है। लेकिन अगर आप अर्थव्यवस्था या जीडीपी के नजरिए से देखें तो 1951 में देश की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 52% हुआ करता था, ओके। जो अब सिकुड़कर मात्र 18 से 19% के बीच रह गया है। तो 52 से गिरकर सीधा 19 पर आ जाना, क्या हमारी खेती कम हो गई है या बाकी चीजें इतनी तेज बढ़ी कि कृषि पीछे रह गई? मैं बताता हूं। असल में खेती का उत्पादन कम नहीं हुआ है। इसे अर्थशास्त्र में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा। तो मतलब भारत में सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बहुत लंबी छलांग लगाई है। पश्चिमी देशों में जब औद्योगिकरण हुआ ना, तो लोग खेतों से निकलकर फैक्ट्रियों में चले गए। तो खेती में आबादी कम हो गई। बिल्कुल। अच्छा, जमीन की बात करें तो मेरे पास एक बहुत ही शानदार 3D विजुअलाइजेशन का ब्रेकडाउन है। बताइए। अगर हम पूरे भारत को एक कैनवास मान लें, तो इसका 51% हिस्सा कृषि भूमि है, यानी एरेबल लैंड है। और मैं बता दूं, ये 51% कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अगर हम दुनिया का औसत देखें ना, तो औसतन केवल 11% जमीन ही खेती के लायक होती है, और बाकी जमीन को देखें तो 21% हिस्से पे हमारे जंगल हैं, 24% बंजर या बैरन लैंड है जहां खेती संभव नहीं है, और बाकी 4% चारागाह है। बिल्कुल सटीक ब्रेकडाउन है ये। तो चलिए यहीं पर एक PYQ ले लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? इसका एकदम सीधा जवाब है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। राइट, 15 जोन्स। पर ये जोन्स असल में है क्या? ये जो 15 जलवायु क्षेत्र है ना, ये सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं है। ये 15 अलग अलग माइक्रो इकोनॉमीज हैं। हर क्षेत्र की मिट्टी, तापमान, बारिश का पैटर्न एकदम अलग है। मतलब इसीलिए हम एक ही देश में सेब भी उगा लेते हैं और कॉफी भी। एग्जैक्टली। लेकिन यार, ये सफर इतना आसान तो नहीं है। हमारे सोर्स मटेरियल में भारतीय कृषि की 5 प्रमुख चुनौतियों का बहुत गहराई से जिक्र है। हाँ, और वो चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। और पहली ही चुनौती का नाम दिया गया है मॉनसून का जुआ। और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है। मॉनसून पर अत्यधिक निर्भरता, जिसे मॉनसून का जुआ भी कहा जाता है। आपको पता है, आज भी भारत का 55% कृषि क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ बारिश पर निर्भर है। मतलब आधे से ज्यादा। हाँ, केवल 45% क्षेत्र ऐसा है जहां सिंचाई की उचित व्यवस्था है। मतलब आधे से ज्यादा देश में खेती आज भी पूरी तरह से प्रकृति के रहमो करम पर है। और आपको पता है, एग्जाम में भी अक्सर ये सवाल सीधे तौर पर पूछा जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट PYQ है क्या? कि भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है, जिसका सीधा सा जवाब है 55%। एकदम सही। अब अगर दूसरी चुनौती की तरफ बढ़ें, तो वो जोतों के आकार से जुड़ी है। जोतों का आकार मतलब खेतों का साइज? जी। दूसरी चुनौती है छोटी जोत यानी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। भारत में 66% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। बाप रे, 66%। तीसरी चुनौती पैदा होती है पारंपरिक तरीके और मशीनीकरण का अभाव। मतलब मशीनें यूज नहीं कर पाते। आप ही सोचिए, जब खेत 1 हेक्टेयर से भी छोटा होगा, तो वहां वो बड़ा वाला ट्रैक्टर कैसे घूमेगा? हाँ, हार्वेस्टर मशीन कैसे काम करेगी वहां? नतीजातन किसान को आज भी बैल और हल जैसे पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उसकी लागत बढ़ती है और उत्पादन कम होता है। समझ गई। और चौथी चुनौती क्या है? चौथी है बीजों की निम्न गुणवत्ता। खराब बीज। हाँ, कृषि क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर पर्याप्त इन्वेस्टमेंट नहीं होता।
इस वजह से किसानों को उन्नत और हाइब्रिड बीज आसानी से या सस्ते में नहीं मिल पाते। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और पांचवी और शायद सबसे पीड़ादायक चुनौती है भंडारण यानी स्टोरेज की कमी। अरे हाँ, ये तो पूरी तरह से लॉजिस्टिक्स का फेलियर है ना। मैंने पढ़ा है कि हर साल हजारों टन अनाज या सब्जियां सिर्फ इसलिए सड़ जाती हैं क्योंकि कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब हम स्टोरेज क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में एक कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। और सिर्फ बनाना ही नहीं, उसे 24 घंटे चलाने के लिए निर्बाध बिजली की जरूरत होती है, जो आज भी कई गांवों में बस एक सपना है। कृषि योग्य भूमि पर भी जो फसलें उगाई जाती हैं, उनका पैटर्न क्या है? मेरा मतलब है, क्या हम सिर्फ खाने के लिए उगाते हैं या बेचने के लिए भी? देखिए, लगभग 60 से 65% हिस्सों पर तो खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं और चावल। हाँ, और इसका मुख्य कारण है सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी निर्वाह कृषि। मतलब जहां किसान का पहला लक्ष्य बस अपने परिवार का पेट भरना होता है। बिल्कुल। और बाकी जो 35 से 40% हिस्सा बचता है, उस पर वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती हैं। कमर्शियल क्रॉप्स, राइट? जी, जैसे कपास, गन्ना या जूट, जिन्हें बाजार में बेचकर नकद मुनाफा कमाया जा सके। और फसलों को 3 मुख्य सीजन में बांटा गया है, जायद, खरीफ और रबी। तो पहले जायद की बात करते हैं। जायद का समय मार्च से गर्मियों के बीच का होता है। इसमें वो चीजें उगती हैं जिनमें पानी ज्यादा होता है, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा। अच्छा, और अब आती है हमारी मैजिकल ट्रिक नंबर 1, खजाना, जो खरीफ फसलों को याद करने की ट्रिक है। खजाना ये कैसे काम करती है? देखिए, ख से हुआ खरीफ, जा से हुआ जून जुलाई, जो बुआई का समय है, और ना से हुआ नवंबर दिसंबर, जो कटाई का समय है। ख, जा, ना। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया विजुअल बन गया दिमाग में। खरीफ, जून जुलाई, नवंबर दिसंबर। हाँ, और इसकी फसलें हैं धान, बाजरा, कपास, जूट और गन्ना, क्योंकि इन सबको बहुत पानी चाहिए होता है, जो मॉनसून से मिलता है। बिल्कुल लॉजिकल है। धान तो हफ्तों तक पानी में डूबा रहता है। और रबी फसल के लिए मेरी ट्रिक है बैसाखी। बैसाखी मतलब त्योहार वाला बैसाखी? हाँ, रबी की मुख्य फसल गेहूं है और गेहूं की कटाई 13 अप्रैल यानी बैसाखी के दिन होती है। राइट, पंजाब में ये बहुत बड़ा त्योहार है। तो बस 13 अप्रैल से 5 महीने पीछे चले जाइए, क्या आएगा? अक्टूबर नवंबर। मतलब अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है। एग्जैक्टली। और इसकी फसलें हैं गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर और आलू। इन्हें शुरुआत में ठंड चाहिए और पकने के लिए तेज धूप। ये ट्रिक्स तो सच में मैजिकल है। तो चलिए तुरंत एक PYQ अलर्ट। धान और कपास किस मौसम की फसलें हैं? अरे, ये तो अभी हमने खजाना ट्रिक में देखा था। ख से खरीफ। बिल्कुल सही। ऐसे ही ट्रिक से एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होता। एकदम। एक PYQ है, पूछिए। सरसों और चना किस मौसम की फसलें हैं? तो इसका जवाब है रबी की फसलें। बिल्कुल, क्योंकि इन्हें भी गेहूं के साथ सर्दियों में ही उगाया जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख फसलों और भारत की वैश्विक ताकत की। राज्यों को याद करने की भी कुछ ट्रिक्स है मेरे पास। हाँ, बताइए ना। जैसे चावल, हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बहुत चाव से खाते हैं। तो भारत में नंबर 1 कौन हुआ? पश्चिम बंगाल। ये बहुत आसान तरीका है याद रखने का। और दुनिया में चावल में चीन नंबर 1 है। वैसे चावल का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कटक में है, ये भी याद रखना जरूरी है। राइट, कटक। और गेहूं की बात करें तो कुल उत्पादन में यूपी नंबर 1 है, लेकिन प्रति हेक्टर उत्पादन में पंजाब नंबर 1 है। हाँ, क्योंकि पंजाब में इरिगेशन और हरित क्रांति का असर सबसे पहले हुआ था। और दुनिया में यहाँ भी चीन नंबर 1 है। और दालों में MP नंबर 1 है और जूट में फिर से पश्चिम बंगाल। ये तो हो गए राज्य, लेकिन एक्सपर्ट जी मैं देख रही थी कि भारत की वैश्विक स्थिति काफी मजबूत है इसमें। बिल्कुल मजबूत है। इतनी चुनौतियों के बावजूद भारत आज दालों और दूध के उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर 1 है। नंबर 1, ये तो बहुत प्राउड की बात है। और सिर्फ यही नहीं, गेहूं, चावल और गन्ने के उत्पादन में हम पूरी दुनिया में नंबर 2 पर हैं। सर्वाइवल के लिए किसान कई तरह के साइंटिफिक और ट्रेडिशनल तरीके अपनाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है फसल चक्र, जिसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। हाँ, ये मिट्टी को प्राकृतिक रूप से रिचार्ज करने का तरीका है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, थोड़ा बताएंगे? देखिए, अगर एक बार खेत में गेहूं या चावल जैसी फसल लगाई गई है जो मिट्टी से बहुत ज्यादा पानी और नाइट्रोजन सोख लेती है, तो अगली बार किसान जानबूझकर दालें उगाते हैं जिन्हें लेग्यूम्स कहते हैं। दालें ही क्यों? क्योंकि दालों की जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है।
ये क्या करता है कि हवा से नाइट्रोजन खींचकर वापस मिट्टी में फिक्स कर देता है। वाओ, इससे अगली फसल के लिए यूरिया का जो खर्च है वो काफी हद तक बच लगता है। ये तो बहुत ही शानदार प्राकृतिक विज्ञान है। इसके अलावा सोर्स में अनुबंध कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी जिक्र है। जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि किसान और एक कॉर्पोरेट कंपनी के बीच एक लीगल एग्रीमेंट हो जाता है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए किसी आलू चिप्स बनाने वाली कंपनी को एक खास तरह का आलू चाहिए, तो वो किसान को बीज और तकनीक देंगे और फसल कटने से पहले ही उसकी कीमत तय कर लेंगे। अरे वाह, इससे तो किसान को बाजार भाव गिरने का कोई रिस्क ही नहीं रहता। बिल्कुल, स्टोरेज और मार्केट दोनों की टेंशन खत्म। इसके अलावा आजकल एक और प्रणाली बहुत तेजी से बढ़ रही है, कार्बनिक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ, इसमें रासायनिक खादों या कीटनाशकों का इस्तेमाल एकदम शून्य होता है। अरे, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट PYQ बनता है। बताइए। एग्जाम में पूछते हैं कि भारत का पहला 100% जैविक या ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? इसका जवाब है सिक्किम। सिक्किम ने रसायनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। बिल्कुल सही। अगर हम भौगोलिक चुनौतियों की बात करें तो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में खेती का तरीका तो बिल्कुल बदल जाता होगा ना? एकदम बदल जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि बहुत प्रचलित है, जिसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। ये कैसे होती है? इसमें जंगलों का एक हिस्सा काटकर उसे जला दिया जाता है। जो राख बनती है ना, वो वहां प्राकृतिक खाद का काम करती है। ओके। कुछ साल वहां खेती करने के बाद जब उस जमीन की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस जमीन को छोड़ देते हैं और नया जंगल साफ करते हैं। लेकिन यार, ये तरीका तो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। हाँ, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस तो होता है इससे। वहीं अगर हम पहाड़ों की बात करें तो वहाँ एक अलग ही 3D विजुअल बनता है। कैसे? जैसे इमेजिन करो एक विशाल पहाड़, और अगर कोई उसके ढलान पर सीधे ऐसे ही बीज बो दे तो पहली बारिश में पानी के तेज बहाव के साथ सारी की सारी उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी, है ना? बिल्कुल। इसी को तो मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहते हैं। तो इस मिट्टी को बहने से रोकने के लिए पहाड़ की ढलान पर बड़ी बड़ी सीढ़ियां काट दी जाती हैं। जी। फिर जब पानी एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरता है तो उसकी स्पीड टूट जाती है और मिट्टी बची रहती है। इसे ही हम सीढ़ी नुमा खेती या टेरेस फार्मिंग कहते हैं। बहुत ही सटीक विजुअल दिया आपने। पानी की स्पीड को ब्रेक करना ही इसका मुख्य विज्ञान है। अब ये देखना दिलचस्प है कि कैसे क्रांतियों ने भारत को, जो कभी अनाज के लिए मोहताज था, एक वैश्विक कृषि शक्ति बना दिया। 1966-67 का वो दौर एकदम टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। जिसमें HYV सीड्स का इस्तेमाल हुआ था ना, हाई यील्डिंग वैरायटी। एग्जैक्टली। विश्व स्तर पर इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला, और भारत में इसके जनक थे MS स्वामीनाथन। तो इन बीजों ने ऐसा क्या जादू किया? इन्होंने पौधों को ड्वार्फ यानी छोटा कर दिया, तो पौधे की सारी एनर्जी लंबाई बढ़ने के बजाय अनाज के दाने को बड़ा करने में लगी। अरे वाह! इसका प्रभाव ये हुआ कि गेहूं का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया और चावल का 3 गुना। ये तो सच में क्रांति थी। और इसके बाद आई इंद्रधनुषी क्रांति या रेनबो रेवोल्यूशन। हाँ, क्योंकि सिर्फ अनाज से काम नहीं चलता ना, पोषण भी चाहिए। बिल्कुल। सबसे प्रमुख थी श्वेत क्रांति, जो दूध उत्पादन से जुड़ी थी। इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे और इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। इसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। इसके बाद तो रंगों का लॉजिक बहुत ही सीधा है। पीली क्रांति सरसों और तिलहन के लिए है, क्योंकि सरसों के फूल पीले होते हैं। नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली उत्पादन के लिए, क्योंकि पानी का रंग नीला माना जाता है। और लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन के लिए। अच्छा, गोल क्रांति आलू का आकार गोल होता है, इसलिए गोल क्रांति। गुलाबी झींगा मछली का रंग हल्का गुलाबी होता है, इसलिए गुलाबी क्रांति। और सुनहरी यानी गोल्डन क्रांति फलों के लिए। रजत या सिल्वर क्रांति अंडे के लिए। काली क्रांति पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के लिए। और आखिरी बादामी क्रांति मसालों के लिए। मजा आ गया। ये लिस्ट एग्जाम के नजरिए से बहुत काम की है। अब राज्यों के उत्पादन की बात करते हैं। कुछ राज्यों का एकाधिकार तो एकदम स्पष्ट है जी। और जो लोग सुबह चाय या कॉफी के बिना नहीं रह सकते, उनके लिए डेटा क्या कहता है? कॉफी उत्पादन में कर्नाटक राज्य नंबर 1 है। अरे, इसे याद रखना तो बहुत आसान है। के से कहवा, जो कॉफी का हिंदी नाम है, और के से कर्नाटक। बिल्कुल सही। और चाय में असम हमेशा से सिरमौर रहा है। इसके अलावा रबर उत्पादन में केरल नंबर 1 है। पूरे सेशन का निचोड़ निकालें
तो वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति आज क्या है? वर्तमान में भारत दूध, दालों और जूट के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पर है। वाओ! और चावल, गेहूं तथा गन्ने के उत्पादन में हम चीन और ब्राजील जैसों को टक्कर देते हुए दूसरे स्थान पर हैं। ये सच में एक विशाल उपलब्धि है हमारे किसानों की। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रबी फसल का उदाहरण है? विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रबी क्रॉप? तो चलिए सेशन के अंत में इस पूरे खजाने का एक सुपर फास्ट 1 मिनट का रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। तैयार है? एकदम तैयार। जीडीपी में कृषि का वर्तमान योगदान कितना प्रतिशत है? लगभग 18 से 19.9%। भारत का पहला 100% जैविक राज्य। सिक्किम। खरीफ फसल की टाइमलाइन याद रखने की ट्रिक। खजाना। खरीफ जून-जुलाई में बुआई और नवंबर-दिसंबर में कटाई। रबी की बुआई का समय कैसे निकालें? बैसाखी यानी अप्रैल से 5 महीने पीछे जाइए, यानी अक्टूबर-नवंबर। और आखिरी, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। शानदार। आज हमने 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों के डेटा से लेकर क्रांतियों तक सब कुछ डिकोड कर लिया है। जी, और अंत में मैं लिसनर्स के लिए एक विचार उत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल। भारत आज किसानों की मेहनत के दम पर एक ग्लोबल पावर है, लेकिन जिस तरह से हमारा 55% क्षेत्र आज भी मौसम का जुआ खेल रहा है, क्या जलवायु परिवर्तन और मौसम का ये बदलता चक्र भविष्य में हमारे इस कृषि खजाने पर सबसे बड़ा खतरा नहीं बन जाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।